अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। ऑपोजिशन जमातों ने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। पीडीएम की क़यादत ने आज स्टीयरिंग कमेटी के इजलास के बाद ऐलान किया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा। यानी ऑपोजिशन की 11 जमातें इस्लामाबाद का रुख करेंगी, जबकि लॉन्ग मार्च के ऐलान से पहले मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए मौलाना फजल रहमान ने सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे और उससे सेनेट के इलेक्टोरल कॉलेज को मुतासिर करने से मुतालिक मुशावरत की भी बात की। अगले दिनों में हम इसकी स्ट्रेटजी भी तय करेंगे कि इस्तीफे हमने किस वक्त ढाल बनाकर इनके सर पे मार देने हैं। इन असम्बलियों के ज़रिए से अगर सेनेट के अगले मरहले के लिए इलेक्शन होते हैं तो जाहिर है कि वो एक जाली किस्म के इलेक्शन होंगे, तो उसके इलेक्टोरल कॉलेज को तोड़ना ये एक जमहूरी अमल और आईनी अमल का हिस्सा हम तस्वर करेंगे। उसके लिए स्ट्रेटजी भी हम बना रहे हैं और आईनी माहिरीन जो हैं उससे हम इस पर मुशावरा। अहम बात यह है कि सूबाई असम्बलियों में सबसे बड़ा स्टेक पीपल्स पार्टी का है, जिसके बाद सिंध हुकूमत है, यानी पीडीएम की वाहिद जमात जिसके पास सूबे में हुकूमत मौजूद है और वो इस्तीफे देकर अपनी असम्बली तहलील कर सकती है। मगर खुद पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और कानूनदान वाजे कर रहे हैं कि सूबाई असम्बली तहलील होने से भी सेनेट के इलेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज हसन का कहना है कि पीपल्स पार्टी का सिंध असम्बली से इस्तीफे देना बहुत बड़ी कुर्बानी होगी। इस्तीफे देने से हुकूमत मजीद मजबूत हो जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बहुत बड़ी कुर्बानी होगी सिंध गवर्नमेंट छोड़ना। सेनेट इलेक्शन को सबरताज नहीं होते। मेरा ख्याल है अगर इस्तीफे देंगे हम अपोजिशन वाले तो इमरान खान मजबूत ही हो जाएगा सेनेट इलेक्शन में। अगर सिर्फ नंबर देखी जाए तो सेनेट इलेक्शन में ये है कि अगर अपोजिशन सारी इस्तीफे दे के बाहर बैठ जाए तो वो गवर्नमेंट बड़े मजे से पूरे हाउस को पूरे सूबे की पूरी नुमाइंदगी अपने नाम कर लेगी, क्योंकि असेंबली तो डिसॉल्व नहीं होगी। असेंबली तो अगर सिंध की असेंबली डिसॉल्व कर दी, हमने पीपल्स पार्टी से कहा गया कि आप करें, तो पीपल्स पार्टी वहाँ भी जो वहाँ रुक जाएगा सिंधी सेनेटर का इलेक्शन, वो रुक जाएगा। वहाँ कोई केयर टेकर इलेक्शन करा रहा होगा। ऐसा एहसन आज कह रहे हैं, जबकि 2018 में जब बलूचिस्तान के वजीर आला सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई तो बलूचिस्तान असम्बली के तहलील होने की क़यासराइयाँ होने लगी और उस वक्त पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर हुसैन बुखारी ने कहा था कि एक हाउस की गैर मौजूदगी में सेनेट इलेक्शन को मुलतवी करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। एक सूबे में बहरान की वजह से दीगर सूबों को सेनेट में नुमाइंदे मुंतखब करने के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। यानी पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अब भी और माजी में भी वाजे कर चुके हैं कि सूबाई असम्बली तहलील होने से भी सेनेट इलेक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कौमी असम्बली में मरकज़ी हुकूमत को इस्तीफे से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोरम चलाने के लिए 84 अराकीन की ज़रूरत होती है, जबकि तहरीक इंसाफ के पास इत्तेहादियों समेत 177 से ज़ायद अराकीन का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मौजूद है। और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़ों से मुतालिक खुद अपोजिशन रहनुमा कह रहे हैं कि हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज मीडिया टॉक के दौरान जब मरियम नवाज से सवाल पूछा गया कि बिलावल भुट्टो को इस्तीफों पर मना लिया है, तो मरियम नवाज ने कहा कि इसका जवाब बिलावल भुट्टो खुद देंगे। और बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम सब एक पेज पर हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस्तीफों के मौजू पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुला रहे हैं, जिसमें पार्टी रहनुमाओं से राय ली जाएगी। यानी पीपल्स पार्टी बज़ाहिर अब भी कशमकश का शिकार नजर आ रही है। आपकी तरफ से, मौलाना साहब की तरफ से, नवाज शरीफ साहब की तरफ से इस्तीफों का मुतालबा बड़े जोर से है, लेकिन बिलावल साहब मेंबर कौमी असम्बली आप तीनों नहीं है, तो क्या उनको मनाने में कोई ताख़ीर हो रही है उसको इस्तीफों के हवाले से? क्योंकि आप तीनों तो मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, बिलावल साहब अकेले ही हैं उनमें। बिलावल, आप इसका जवाब खुद देंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब, मरियम शरीफ साहब और सारे जो हमारी 11 जमातें हैं, हम सब एक पेज पे है और एक स्टेज पे है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी मौजू पे अपना सीसी का मीटिंग बुला रहे हैं, वहाँ हम इत्तेसास साहब को और बाकी हमारे जो नुमाइंदे हैं, मेंबरान हैं, उनसे हम उनका ओपिनियन और इनपुट लेंगे। सब पर बात करेंगे। हमारे साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा, नून लीग से एहसन इकबाल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुकूमत से असद उमर साहब मौजूद होंगे। सबसे पहले कायरा साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ज़ाहिर सबसे बड़ी कुर्बानी अगर सूबों से इस्तीफे होते हैं तो आपकी होगी, सिंध हुकूमत है आपके पास। कल शायद करन अब्बासी साहब ने कहा कि सब पर फैसला हो गया है, सिंध असम्बली से भी इस्तीफे होंगे, मगर आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि सीईसी में रखा जाएगा इस मामले को। यानी अभी तक हतमी फैसला नहीं किया पीपल्स पार्टी ने। देखिए, सब जमातों को ये इख्तियार है और ये होना चाहिए, ये ऐन जमहूरी अमल है कि आपने, क्योंकि हमारा जो चार्टर हमने साइन किया है उसमें इस्तीफों का ऑप्शन मौजूद है और हमारा पहले ये था कि
हम ये स्टेप उठाएंगे, हम एहतजाज करेंगे, जलसे करेंगे, दिसंबर में हम लॉन्ग जो मार्चेस करेंगे और बड़े जलसे करेंगे, बड़े एहतजाज करेंगे, एक मोमेंटम बिल्ड करेंगे और फिर हम करेंगे और असेंबलियों के अंदर और असेंबलियों के बाहर प्रेशर बढ़ा के और फिर अप्रोप्रिएट टाइम पे इस्तीफों का जो ऑप्शन है वो भी इस्तेमाल हो जाएगा। उसमें पीपल्स पार्टी का ये बिल्कुल जमहूरी तरीका है कि बाकी सबके साथ हम सिग्नेटरी हैं, लेकिन हमारी जमात के अंदर से इसकी कंसल्टेशन होनी, सीनियर क़यादत के साथ, सीईसी के साथ इस पे बात करनी, ये बुनियादी कजिया है, बुनियादी है और इससे बेहतरी का अमल होगा अगर ये फैसला और चेयरमैन ने दुरुस्त कहा कि हम अपनी जमात को उस बात पे कन्विंस कर लेंगे, करेंगे, लेकिन आपने अपनी जमात से राय तो लेनी होती है ना। सब अगर अहम बात यह है कि मरकज में आप इस्तीफा देते हैं तो वजीर आजम कह रहे हैं मैं बाई इलेक्शन करा लूंगा, अगर असेंबलियों से इस्तीफा देते हैं, सिंध असेंबली से भी आप इस्तीफा देते हैं तो एतजाज हसन साहब कह रहे हैं बड़ी कुर्बानी होगी, इलेक्टोरल कॉलेज मगर मुतासिर नहीं होगा, इलेक्शन हो जाएंगे, सिंध के बाद में हो जाएंगे बाई इलेक्शन कराने के बाद या फिर केयर टेकर के इलेक्शन के बाद, तो हुकूमत पर क्या दबाव पड़ जाना इससे? देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि इस हुकूमत का सिर्फ रास्ता सेनेट के इलेक्शन रोकना हमारा मसला सिर्फ नहीं है, इस हुकूमत से छुटकारा है और सियासत के अंदर मुदाखलत के अमल को रोकना, आइन के मुताबिक मुल्क को चलाना, ये हमारा मसला है। और उस अमल में ये शाहजेब साहब ओपिनियन है, चौधरी एतजाज साहब हमारे बड़े हैं, पार्टी के सीनियर तरीन लोगों में हैं, मुल्क के सीनियर तरीन वो कला में है और उनकी राय बड़ी अहमियत की अमल होती है, लेकिन बहरहाल उनकी राय कई दफा अदालतें भी मानती हैं, कई दफा नहीं मानती, कई दफा वो दुरुस्त मान ली जाती है, कई दफा नहीं। इसी तरह पार्टी के अंदर भी उनकी राय कई दफा मान ली जाती है, कई दफा नहीं। तो ये उनका अपना जाती ओपिनियन है, बाकी लोगों की राय से मुख्तलिफ हो सकती है। मगर अगर उसके नतीजे में नहीं लग रहा, और नैयर बुखारी साहब भी माजी में कह चुके हैं कि सेनेट के इलेक्शन रुक सकते हैं, तो पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है, सियासी जमातें अपना फायदा देखती हैं। नून लीग ये देख रही है कि ये हुकूमत गिरती है तो हम पंजाब में हुकूमत बनाएंगे, मरकज में बनाएंगे। आप अगर सिंध हुकूमत की कुर्बानी दे देते हैं, दोबारा इलेक्शन होते हैं, तो सिंध हुकूमत से ज्यादा आप क्या बना लेंगे? क्या आपको रिटर्न नजर आ रहा है सब में? देखिए शाहजेब साहब, गुजारिश है कि हमारा ऑब्जेक्टिव अगर तो हुकूमतें बनाना ही है जितना आप फरमा रहे हैं, तो फिर तो यकीनन पीपल्स पार्टी ये सोचेगी कि जी हमारा हदफ सिंध हुकूमत है, तो सिंध हुकूमत तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो हमें इस कजिए में जाने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव इससे बियॉन्ड लार्जर है और आप वाकई चाहते हैं कि इस मुल्क में आईनी हुक्मरानी हो, इस मुल्क की सियासत के अंदर मुदाखलत का अमल बंद हो, तो फिर आप बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दे देते हैं। ये तो कोई बड़ी कुर्बानी नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, हम ये समझते हैं इस बात, इसीलिए हम इसमें सिग्नेटरी है, इसीलिए हम इकट्ठे हुए हैं और हम समझते हैं कि बाकी सारी जमातें भी इसी पेज पे हैं। इक़्तिदार सिर्फ मकसद नहीं, हाँ सियासी जमातें इक़्तिदार में आना चाहती हैं, मैं भी चाहता हूं कि हमारी जमात के इक़्तिदार आ जाए ताकि हम अपना एजेंडा जो इस मुल्क के लिए है आगे ले जाने का वो आप अपना इंप्लीमेंट कर सके। बाकी जमातें भी ये सोचती हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी इस नुक्ता नजर से आगे सोच रही कि इस वक्त जो पाकिस्तान जैम हो गया है, चीजें रुक गई हैं और चीजें आगे नहीं बढ़ रही, इन मसाइल का सबसे बड़ी वजह सियासी अमल खुल के नहीं हो रहा, कंट्रोल्ड जमहूरी निजाम जो है वो डिलीवर नहीं कर पाता, मुदाखलत का निजाम जो अब इदारों के अंदर आपस में है ये चीजों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। इसलिए हमने इस पर इत्तेफाक किया है कि पाकिस्तान को एक मेजर स्ट्रक्चरिंग की, और जो आइन के तहत हमारा मुतालबा सिंपल है कि आइन के तहत चला जाए, और आइन कहता है कि इदारों को मुदाखलत सियासत में नहीं करनी चाहिए, हर इदारों को अपना अपना काम करना चाहिए। तो ये तो हमारा सिंपल मुतालबा है। वैसे मगर आप लोग बात डायलॉग की भी कर रहे हैं, वैसे इकबाल साहब ने कहा कि हुकूमत ने अप्रोच किया मगर बात अब मुज़ाकरात से आगे निकल गई है, मगर आप फिर डायलॉग की भी बात करते हैं, इदारों से भी डायलॉग की बात करते हैं, तो क्या ऐसा है कि आप चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से डायलॉग हो मगर इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ डायलॉग करने को तैयार नहीं है, वो जमहूरी हुकूमत के साथ खड़ी है, इसलिए आप लोग हीट बढ़ा रहे हैं ताकि वो आपसे आके डायलॉग करें? शाहजीब, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आपको एहसन इकबाल साहब ने कहा कि हमें उन्होंने कहा कि डायलॉग करें, और एक तरफ आप ये फरमा रहे हैं कि हमें वो हमसे बात नहीं करना चाह रहे इसलिए हम हीट बढ़ा रहे हैं। हीट पीपल्स पार्टी अकेले तो नहीं बढ़ा रही। वैसे मैं दोबारा फ्रेज कर देता हूं क्वेश्चन में, कह रहा हूं कि एहसन इकबाल साहब ने कहा हुकूमत ने राब्ता किया है मगर मुज़ाकरात का वक्त निकल गया है, मगर आप डायलॉग की बात करते हैं, यानी आप इसेंशियली चाहते हैं कि इदारे आपसे बात करें इसलिए आप हीट बढ़ा रहे हैं।
देखिए, गुजारिश यह है कि हमारे साथ तो ना किसी जमात ने, गवर्नमेंट ने को रब्ता है इस मामले में, ना किसी और का है। और हम चाहते हैं, सिंपल बात, हम इस असूल पे इकट्ठे हैं, जो चार्टर है हमारा उसके ऊपर हमारा नुक्ता नजर इत्तेफाक में है। अगर किसी जमात के साथ गवर्नमेंट ने रब्ता किया है तो शायद किया हो, अगर वो कह रहे हैं तो होगा। मेरे इल्म में नहीं है ऐसा कुछ रब्ता हमारी जमात के साथ। और रही बात कि इस्टेब्लिशमेंट को पीछे हटना चाहिए, फलां से मुकालमा होना होगा, किससे होगा? भाई, इस मुल्क के अंदर तो ये बात बहुत दिनों से हो रही है, बहुत अरसे से हो रही है कि एक लार्जर जो एजेंडा है, नेशनल डायलॉग जो है वो होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान के अंदर इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए जो इस वक्त तनाव की कैफियत है, ये मदाखलत की कैफियत है, ये ओवरलैपिंग है, इस सारे निज़ाम को करेक्ट करके दुनिया में जो कामयाब जमहूरियतें हैं उस तरह पाकिस्तान को चलाने के लिए इस ग्रैंड डायलॉग की बात तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मियां रज़ा रब्बानी साहब ने की, शहबाज शरीफ साहब ने की, और लोग भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया कमरुज़्ज़मा खैर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। एहसन इकबाल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज इजलास भी हुआ, उसमें फैसले किए गए, सदारत एहसन इकबाल साहब ने किया। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। हुकूमत ने आपसे क्या कहा था जब उन्होंने बात की, अप्रोच किया, और आप लोगों ने क्या जवाब दिया? क्योंकि हुकूमत ये भी कहती है जी हम NRO नहीं देंगे, मगर इसके अलावा हर चीज़ पर बात करने के लिए तैयार हैं, हम नहीं हैं जिद कर रहे, अपोजिशन जिद करती है। क्या उन्होंने कहा जिसकी वजह से आपने कहा कि नहीं, हम नहीं मुज़ाकरात कर रहे? देखिए, हुकूमत की तरफ से तो एक क्लीन चिट थी, वो हर चीज पे बातचीत करने के लिए तैयार थे, लेकिन अब हम उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारा एक तजुर्बा है। हमने जब इन्हें नेशनल इकोनॉमिक एजेंडे की पेशकश की, इन्होंने कहा कि आप NRO लेना चाहते हैं। कश्मीर के ऊपर हमने इनकी कमेटियों पर बैठकर तमाम एक कौमी लाएअमल बनाया, 1% उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। आप यकीन कीजिए कि कश्मीर जैसे इशू पर अगर ये कौमी मफाहमत नहीं कर सके, वजीर आजम साहब 2.25 साल हो गए आज तक ऑपोजिशन के साथ बैठना अपनी शान की तौहीन समझते हैं। वो समझते हैं कि वो कोई शहनशाह मौज़म है और वो ऑपोजिशन के साथ बैठे तो पता नहीं उनकी शान कितनी मैली हो जाएगी। तो जब वो इतने ऊंचे पेडेस्टल पर हैं तो वो नीचे पेडेस्टल के लोगों से बातचीत करके क्या हासिल करना चाहते हैं? ये एक मसनूई मगर थे कौन ऑपोजिशन से? कोई सीनियर रहनुमा थे? वजीर आजम के मैंडेट के साथ आए थे? कौन थे? जी, इनके कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, उन्होंने राब्ता किया है। और ये बात मैं आपसे कहूं कि देखिए, ये शख्स जो वजीर आजम है इस वक्त इतना पोलराइजिंग फिगर है, इनकी जो ज़हनियत है कि जो एक इंतकाम भरा हुआ है हर चीज के खिलाफ, एज इफ ही इज अ सैडेस्ट माइंड, कि इनको अंदाजा नहीं है कि मुल्क और कारोबार या इदारे या मईशतें कोलैबोरेटिव गवर्नेंस से चलती हैं। जहां पर आप कॉन्फ्लिक्ट्स लेकर आते हैं, चलता हुआ निजाम बर्बाद हो जाता है। अब आप मुझे बताइए कि कौन मान सकता है कि इनका जो इस्तदलाल है कि ये एक हाजी ईमानदार है 22 करोड़ की आबादी में, बाकी पूरी कौम चोर डाकू ठग गद्दार है, तो इस तरह तो मुल्क नहीं चलते। माफ कीजिए, हम अपनी तौहीन तो नहीं चाहते। अगर हमें हर बात पे ये सुनना पड़े हम मुल्क के गद्दार हैं, हम चोर हैं, हम डाकू हैं, एक ये सारी ईमानदारी का ठेका लेकर आए हैं, तो इसका हशर तो आपने देख लिया। आज गरीब आदमी को रोटी नहीं मिल रही है। वो आटा जिसको हम जैसे चोरों और डाकुओं ने 34 रुपए 35 रुपए रखा हुआ था, अब इन हाजियों के दौर में वो 75-80 का हो गया है। हमारे दौर में चीनी 52 रुपए 54 रुपए थी। ये जो ईमानदार आए हैं वो 115-20 पे चली गई है। ये कौन सी ईमानदारी है? जितने माफियाज हैं वो इनके परों के नीचे बैठे हुए हैं, और आपके प्रोग्रामों में आप खुद बता चुके हैं कितने अरबों का नुकसान हो गया है। ये करप्शन भी कर रहे हैं और नालायकी की कीमत भी कौम अदा कर रही है। तो इसलिए अब हम समझते हैं कि अब एक रीसेट की जरूरत है। ये मसनूई निजाम फेल हो गया है जो 2018 में मुसल्लत किया गया था। मगर ऐसे से रखा जाएगा मुल्क बर्बाद होता रहेगा। मगर आपका लाएअमल क्या है? आप लोग जब कहते हैं कि असेंबलियों से इस्तीफे देंगे, सिंध से भी अगर आप इस्तीफा दे दें तब भी सेनेट के इलेक्शन हो जाएंगे। वजीर आजम ने कह दिया है कि मैं बाई इलेक्शन करवा लूंगा और करवा के दिखाऊंगा। आप लोग 13 दिसंबर को कर लेंगे लाहौर का जलसा, जनवरी के आखिर में आप जाके करेंगे लॉन्ग मार्च, इस सब के दरमियान में क्या करेंगे? जी, आज हमारी स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ था, उसमें हमने 13 दिसंबर से लेकर जनवरी के आखिरी हफ्ते तक एक भरपूर एहतजाजी तहरीक का, जिसमें के रैलीज भी हैं, उसमें हड़तालें भी हैं, उसमें पहिया जाम भी है, ये सारे मराहल जो तहरीक में होते हैं उनको हम इख्तियार करेंगे। मगर आखिरी फैसला हमला इस्लामाबाद पर इस हुकूमत के खिलाफ होगा। मगर ऐसे बात साहब, एक चीज में फर्क नहीं रखेंगे जो आप एतराज तहरीक इंसाफ पर होता था जब वो हड़तालें, कि आप हुकूमत के खिलाफ हैं, मुल्क के खिलाफ नहीं हैं।
क्योंकि ये तो मुल्क का नुकसान है। जब आप हड़तालें करेंगे, ज़बरदस्ती बंद कराएंगे, जब तहरीक इंसाफ करती थी आप यही कहते थे कि जी मुल्क का नुकसान क्यों कर रहे हैं, आप तो हुकूमत के खिलाफ हैं। तो ये आप भी यही करने जा रहे हैं फिर? देखिए, हम जो एहतजाज कर रहे हैं, हमारा मकसद तो इस अजाब को जो मुल्क को डबो रहा है, अब ये कॉस्ट बेनिफिट है ना कि इस हुकूमत को बर्दाश्त करने की कीमत ज्यादा है या उस एहतजाजी तहरीक की कीमत ज्यादा है जो इस बला को या इस बीमारी को मुल्क से हटाना चाहती है। पिछले 2.25 साल में हम 7% ग्रोथ क्रैश कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे क्योंकि गिरफ्तारियां हो रही हैं, FIRs हो रही हैं। डीजे भट्ट को नून लीग ने भी गिरफ्तार किया था, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी गिरफ्तार कर लिया। एक ब्रेक के बाद जब अपोजिशन सियासी दर्जा हरारत बढ़ा रही है तो वहीं लाहौर जलसे से पहले हुकूमत ने गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया है, मुकदमात का सिलसिला शुरू कर दिया है। मगर इस बार तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उस शख्स की गिरफ्तारी की है जिसने माजी में तहरीक इंसाफ के जलसों में अहम किरदार अदा किया। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि डीजे भट्ट है, जिन्हें जब नून लीग की हुकूमत में गिरफ्तार किया गया तो तहरीक इंसाफ ने मौका अख्तियार किया था कि उनकी गिरफ्तारी नून लीग की बादशाही जहनियत की अक्कासी करती है। वो तो एक साउंड सिस्टम प्रोवाइडर है जो किसी को भी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। साथ ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अपोजिशन में रहते हुए इस हवाले से ट्वीट किया था कि हमारी मौसीकी और लाइट्स के इंतजामात देखने पर डीजे भट्ट को गिरफ्तार करना नून लीग का जुल्म है। मगर आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मगर उन पर मुकदमा कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी का नहीं है बल्कि असलहा रखने के इल्ज़ाम और साउंड एक्ट की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किया गया है। इस पूरी सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है वफाकी वजीर असद उमर साहब। असद उमर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। असद उमर साहब, ज़ाहिर है इस बात पे तो दो राय नहीं है कि कोरोना फैल रहा है, अपोजिशन को जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए, मगर अपोजिशन बज़िद है कि वो अपनी जो सियासी मुहिम है उसको आगे लेकर जाएंगे। तो हुकूमत की एग्जैक्टली पॉलिसी क्या है? मुल्तान में आप लोगों ने मुदाखलत की, जलसा नहीं करने दिया, फिर वफाकी वज़रा ने खुद कहा कि वो मुतमईन नहीं है पॉलिसी से, पता नहीं पंजाब हुकूमत की क्या पॉलिसी थी। अब यहाँ पर कहा गया कि जी हम रोकेंगे नहीं मगर मुकदमात करेंगे, डीजे भट्ट को उठा लिया। अगले 3-4 हफ्ते में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी लॉन्ग मार्च तक, एग्जैक्टली वो आवाम के सामने रखिएगा। देखिए, इसके अंदर अगर बदकिस्मती से कोरोना के और जितने नुकसानात हैं उसके साथ एक ये भी मसला हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि सियासी तौर पर तो इनके जलसों से हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि मैं तो कहूँगा कि अभी तक जो हुआ है उससे तो फ़ायदा ही हुआ है हमें सियासी तौर पर। गुजरांवाला में जो शो हुआ वो यकीनन इनकी तवक्कुआत पर वो पूरा नहीं उतर रहा था। मुल्तान में बहुत कमज़ोर शोर था, पेशावर में कमज़ोर था, लेकिन साथ कोरोना एक हकीकत है और यही जो शशोपंज है वो कुछ हद तक आपको फैसलों में और जिस तरीके से फैसले पे अमल दरामद होता है उसके अंदर भी नजर आ रहा है। वज़ीर आज़म बिल्कुल क्लियर हैं और हम लोग भी सियासी तौर पे उनके साथ बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं कि ताकत का इस्तेमाल करके रियासती ताकत के बलबूते के ऊपर जलसे हमें नहीं रोकने चाहिए, लेकिन साथ साथ एक जिम्मेदारी भी है। तो कोशिश हम ये कर रहे हैं कि पूरा पैगाम भी पहुंचाया जाए और लोगों के ऊपर तशद्दुद किए बगैर, ताकत इस्तेमाल किए बगैर अगर कोई कानून तोड़ रहा है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। चाहिए मुझे डीजे भट्ट का नहीं पता था कि डीजे भट्ट को पकड़ लिया, मतलब नहीं पकड़ भी लिया है और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर नहीं पकड़ा है बल्कि लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर पकड़ा है और फिर असला बरामद होने का भी मुकदमा साथ में करने की बात की है। तो उन लोगों ने भी पहले डीजे भट्ट पर हाथ डाला था, आपने भी पहले उन्हीं पर हाथ डाला है। डीजे भट्ट उस वक्त भी डीजे भट्ट को पकड़ा था। देखिए, जैसे मैंने कहा कि अगर इंतजामी लोगों से आप बात करेंगे तो यकीनन वो ये भी आपको कहेंगे कि भाई हम क्या करें, हमें तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है, जो बात सही है। कोर्ट का बड़ा वाजे इसके अंदर ऑर्डर आया हुआ है कि जो NCC के फैसले हैं वो हतमी हैसियत रखते हैं और गैर कानूनी है। जो 300 से ज्यादा का इज्तिमा अगर हो रहा है, अवामी इज्तिमा, तो वो गैर कानूनी है। सब मगर फिर मुझे ये बताइएगा आपकी एग्जैक्टली स्ट्रेटजी क्या है अगले 3 से 4 हफ्ते के लिए? वज़ीर आज़म कहते हैं जी मुस्ताफ़ी होंगे मैं इलेक्शन करा लूँगा। इतनी बड़ी तादाद में पंजाब में, मरकज़ में, सिंध में ये कैसे इतने बड़े इलेक्शन हो सकेंगे? और जब ये मुस्ताफ़ी होंगे तो घरों पर नहीं बैठेंगे, एजिटेशन करेंगे, उससे आप किस तरीके से निपटेंगे? और ऐसे इकबाल साहब ने कल कहा कि आप लोगों ने अप्रोच भी किया था, हुकूमत की तरफ से अप्रोच किया गया मगर वाज़ेह पैगाम दे दिया गया कि जी अब मुज़ाकरात का वक्त निकल गया है। नहीं, हमने कोई ऐसा कोई खुफिया पैगाम नहीं है। ये हम बात जो है वो पिछले कई हफ्तों से कर रहे हैं और तमाम जितने भी कम से कम सीनियर वज़रा हैं हुकूमत के, वो एक ही बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम ये कहते हैं हुकूमतों का काम होता है दरवाजे खुले रखना। हम सियासी पार्टी हैं, हम सियासी अमल में यकीन रखते हैं
और हम तो ऑपोजिशन के साथ बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ एक चीज के ऊपर लकीर खींची हुई है वजीर आजम ने भी और बाकी जो लोग भी हैं, और वो ये कहते हैं हमारा जिसको उर्फे आम में कहा जाता है एनआरओ नहीं दिया जाएगा। अगर आप मुझसे पूछें कि वो एनआरओ की शक्ल क्या है जिसके ऊपर हम एतराज कर रहे हैं, तो फैटफ के लिए जिस वक्त हम बैठे ना साथ शाहजेब, पहली मीटिंग जब हमारी हुई कौमी असेंबली के अंदर हम जाकर बैठे तो उन्होंने फैटफ की हमने सामने फैटफ की चीजें रखी और हमने कहा जी ये चीजें करने की जरूरत है, तो उन्होंने आगे हमें एक मुसवदा पकड़ा दिया नैब कानून का, और उसमें उन्होंने कहा कि ये नैब कवानीन के अंदर ये 37 में से 34 शिक जो हैं इसके अंदर ये तब्दीली की जरूरत है, और आप ये बात करेंगे तो हम फैटफ की बात करेंगे। वो वाहिद चीज है जिसके ऊपर हम बात करने को तैयार नहीं है। उसके अलावा जो भी मसला पाकिस्तान का है, इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट की थी, हमने एनसीओसी से दरखास्त की स्पीकर साहब से कि कोरोना के मामले के ऊपर यह सियासी मामला नहीं है, एक फोरम बना हुआ है, स्पीकर का ऑफिस वैसे भी एक न्यूट्रल ऑफिस होता है, पार्लियामान सबसे बेहतर जगह है, तो पार्लियामान की जो कमेटी बनी हुई है इसके कोरोना के मामला को देखने के लिए, उसकी मीटिंग प्लीज कॉल कर दें। उन्होंने मीटिंग कॉल कर दी, उन्होंने उसमें आके बैठने से इनकार कर दिया। फिर एक रिक्वेस्ट की गई थी कि इंतखाबी अमल को बेहतर बनाने के लिए जो इनकी बातें हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं, उसमें भी शिरकत नहीं की। तो बातचीत तो हम करने को तैयार हैं, अभी तो फैसला उन्होंने करना है कि बात करने को तैयार है कि नहीं है। मतलब जो वजह आप बता रहे हैं अगर वही है, आपने कहा कि नैब कवानीन में तब्दीली चाहते हैं, वज़ीर आज़म भी कह चुके हैं कि नैब कवानीन में कोई तब्दीली नहीं होगी। अच्छा, मगर ये जो मामला है नैब कवानीन का, ये मुश्किलात तो खुद आपके लिए पैदा हुई हैं। नैब के हवाले से जो केसेस अपोजिशन पर बने, जो जमानतों के फैसले आए, इसके अलावा अदालत ने जो ऑब्जर्वेशंस दिए उसमें कहा कि जी ये सियासी इंजीनियरिंग का एक टूल बन चुका है नैब के केसेस पर अदालत ने सवाल उठाए, जो लोग गिरफ्तार हुए थे उन पर साबित कुछ नहीं हुआ और जमानती फैसलों में इतना कुछ बुरा लिखा गया जो आपका बयानिया है मुतासिर हुआ। वुज़रा ने कहा कि नैब की वजह से हमारे एहतसाब के बयानिए को नुकसान हुआ। वुज़रा कह रहे हैं कि नैब की वजह से ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती है, प्राइवेट सेक्टर को मसाइल हुए, वो मसाइल हल करने के लिए इंटरवीन करना पड़ा। तो आपकी तो पूरी गवर्नेंस मुतासिर हो गई है, आपका पूरा बयानिया नैब की वजह से मुतासिर हो गया है, तो क्यों नहीं इसमें तब्दीली करनी है आपने? अच्छा देखिए, नैब के भी जो कवानीन है वो तो हम भी ये कहते हैं कि नैब के कवानीन के अंदर तरमीम की जरूरत है, और हम ये सिर्फ जुबानी जमा खर्च नहीं करते हैं। आपको पता है कि एक ऑर्डिनेंस लाया गया था इसीलिए क्योंकि हमने ये कहा, जैसे आप बता रहे हैं गवर्नेंस के मसाइल आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी जो है वो फैसले करते हुए घबरा रही है, सरमायाकारी असरअंदाज हो रही है, प्राइवेट सेक्टर वाले इससे तंग हैं इन कवानीन से। तो उसमें बेहतरी के लिए हम एक ऑर्डिनेंस लेके आए थे और उसका मकसद यही था कि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर को जिस तरीके से इसका असर पड़ता है या जो सरकारी अफसर है उनको पड़ता है, वो मामला ठीक कर लिए जाएं। फिर जो सियासी लोग हैं वो हम आपस में बैठ के बातचीत कर लेंगे। लेकिन वो उन्होंने कहा कि नहीं जी ये नहीं हो सकता, आप सारे मामला एक ही वक्त में निपटाएंगे। तो हम उस वक्त भी बात करने को तैयार थे। अब जो वो शिक हमारे सामने लेके आए, शहजाद अकबर आपको ज्यादा बेहतर तफसील से इसका जवाब दे सकते हैं। उन्होंने हमारे लिए मैप किया था कि कौन सी तरमीम जो है वो किस ऑपोजिशन के लीडर को रिहा करने में कारआमद साबित होगी। तो वो पर्सनलाइज्ड अगर आप उसको डिसीजन मेकिंग करेंगे और ये कि हमारे केसेस खत्म हो जाएं, तो जाहिर है ये तो इमरान खान का मैंडेट नहीं है। अवाम ने इमरान खान को वोट तो इसलिए नहीं दिया था कि सब लोगों को बरी जिम्मा कर दिया जाए और कोई एहतसाबी ना बाकी बचे। इसमें दो वर्जन है, एक आपका है और एक मौक़िफ़ ऑपोजिशन का है, और दोनों के बिल्कुल अलग अलग वर्जन हैं। मगर मुझे ये बता दीजिए कि अगर अब आपने आगे बढ़ना है और ऑपोजिशन सड़कों पर होती है, 2.5 साल आपके पास बचे हैं, आने वाले दिनों में अगर IMF का प्रोग्राम बहाल करते हैं तो मुश्किल फैसले आपको करने हैं, मिनी बजट आना पड़ सकता है, बिजली की कीमतें बढ़ानी हो, प्राइवेटाइजेशन का प्रोग्राम आगे बढ़ाना हो, जो टैक्स रेवेन्यू है उसको बढ़ाने के इक़दाम करने हो, सारे के सारे बहुत गैर मकबूल फैसले होंगे। और गैर मकबूल आपको फैसले करने के लिए अगर ऑपोजिशन सड़कों पर होगी, आप पर दबाव होगा, तो आप मुश्किल फैसले ये नहीं कर पाएंगे, मुश्किल और गैर मकबूल फैसले, अगर आप बात ही नहीं करेंगे उनसे। जी देखें, जाहिर है कि ऑपोजिशन ये सब कर ही इसलिए रही है कि हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करे। वो तो बुनियादी मकसद ही यही है ना इस तहरीक का, कि इतनी मुश्किलात पैदा की जाएं, मुल्क के जो काम हैं, जिस तरीके से आपने अमूर हुकूमत चलाने हैं उसके अंदर मुश्किलात खड़ी कर दी जाएं, और उसमें शायद दबाव में आके हुकूमत जो है वो कोई ऐसी बात मानने को तैयार हो जाए जो उसूली तौर पर जिससे वो इत्तेफाक नहीं करते। मैं दोबारा कहूंगा कि हमारा ऑपोजिशन के साथ बैठकर काम करने में कोई माजी के अंदर हमारा मसला नहीं रहा है। ये एक बड़ा बयानिया है कि हुकूमत तो किसी से बात ही नहीं करती। हमने एक दिन के अंदर साथ बैठ के शाहजेब इसी ऑपोजिशन के साथ, यही PTI की हुकूमत ने बैठ के 7 कवानीन के ऊपर काम किया था, और वो कानून बने।
तो हम बात तो करने को तैयार हैं, लेकिन हम ब्लैकमेल होने को तैयार नहीं है। इमरान खान वोट लेकर आए थे, अवाम ने उन पर एतमाद किया था कि वो एक एहतसाबी अमल को सपोर्ट करेंगे, शफाफ एहतसाबी अमल को, तो वो उस चीज के ऊपर कोई लचक नहीं हो सकती। बाकी जो मर्जी बात करना चाहते हैं जरूर करें, हमें इस पर क्या एतराज हो सकता है। बहुत शुक्रिया सुमर साहब का मौक़िफ़ आपने सुना। प्रोग्राम में शामिल करते हैं और हम इशू पर बात करेंगे। इस वक्त भारत में मोदी हुकूमत एक नई मुश्किल का शिकार है। किसान सड़कों पर हैं और उनके एहतजाज का दायरा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। भारत में किसानों का नए ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज 13 रोज से जारी है। वाटर कैनन, लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग, सर्द मौसम, बैरियर्स और कंटेनर्स के बावजूद पंजाब के किसान दिल्ली के दाखिली और खारजी रास्तों पर धरना दिए बैठे हैं। किसानों और हुकूमत के दरमियान 6 बार मुज़ाकरात की कोशिश की जा चुकी है, मगर किसान नहीं मान रहे हैं। किसानों का कहना है कि वो तब तक एहतजाज खत्म नहीं करेंगे जब तक हुकूमत ज़रई शोबे से मुंसलिक 3 नए क़वानीन वापस नहीं ले लेती। अब ये एहतजाज सिर्फ किसानों तक ही महदूद नहीं रहा है। किसानों के इस एहतजाज में 24 सियासी जमातें, सैकड़ों ट्रेड यूनियंस, इंसानी हुकूक की तंजीमें, असातिज़ा और भारतीय कौमी हीरोज़ धरने में शामिल हैं। ये मामला उस वक्त शुरू हुआ जब सितंबर में मोदी हुकूमत ने 3 क़वानीन की मंजूरी दी, जिसके बारे में किसानों का दावा है कि किसानों से उनके हुकूक और हुकूमती तहफ़्फ़ुज़ छिन गया है। किसान डायरेक्ट मार्केट से एक्सपोज हो जाएंगे। भारतीय किसानों को इससे पहले जो हुकूमती सब्सिडीज़ मिलती थी, इनकम टैक्स से छूट मिलती थी, फसल की इंश्योरेंस और 23 अजनास की पैदावार पर सपोर्ट प्राइस मिलती थी। किसानों का दावा है कि नए क़वानीन के बाद वो नहीं मिल पाएंगे और इन नए क़वानीन के बाद किसानों की पैदावार का तयन मार्केट की डिमांड करेगी, जबकि मौजूदा मंडी निज़ाम जहां हुकूमत के फिक्स करदा रेट पर किसान अपनी पैदावार होलसेल मार्केट को फरोख्त करते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा इन नए क़वानीन से निजी खरीदार भी मुस्तकबिल में फ़रोख्त के लिए ज़रूरी अजनास ज़ख़ीरा कर सकेंगे, जो इससे पहले सिर्फ हुकूमत से मंजूर शुदा एजेंट ही कर सकते थे। भारत में ज़रई शोबे से अब डायरेक्ट प्राइवेट सेक्टर और बड़ी कॉरपोरेशंस डील करेंगी, तो किसानों को खदशा है कि ये बड़ी कंपनियां इन छोटे किसानों का इस्तेहसाल करेंगी और वो मजीद गुर्बत में धकेले जाएंगे। भारतीय किसानों का कहना है कि हुकूमत चंद बड़ी कंपनियों को फ़ायदा देने के लिए किसानों को गुमराह कर रही है। अगर यह कानून मुस्तकबिल में जारी रहा तो किसानों की हैसियत बड़ी कंपनियों के मजदूरों तक महदूद हो जाएगी। दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि यह क़वानीन भारत के शोबाए ज़राअत में तरक्की लाएंगे, इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी और किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। तरक्की के लिए रिफॉर्म ज़रूरी होते हैं। हम नई सदी में पुरानी सदी के क़वानीन के साथ नहीं दाखिल हो सकते हैं। इन क़वानीन पर भारतीय अपोजिशन भी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही है। अपोजिशन का कहना है कि हुकूमत ने यह बिल अपोजिशन के एहतजाज के दौरान जानिबदाराना और मुतनाज़े वोट के जरिए मंजूर करवाया है। इस पर बहस या तरमीम की गुंजाइश नहीं दी गई। भारतीय हुकूमत और किसानों के दरमियान 2 हफ्तों से डेडलॉक बरकरार है। भारतीय किसानों के एहतजाज को आलमी मीडिया भी भरपूर कवरेज दे रहा है। एक तरफ तो ये बिल भारत की 50% आबादी जो ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है उन्हें मुतासिर कर रहा है, तो दूसरी जानिब एहतजाज करने वाले किसानों की अक्सरियत का ताल्लुक पंजाब की सिख आबादी से है और दुनिया भर में मुकीम सिख बिरादरी किसानों के एहतजाज की हिमायत कर रही है। कनाडा में, बरतानिया में मुकीम सिख आबादी ने भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाज भी किया और कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भी इस एहतजाज की हिमायत का ऐलान किया। तो भारत ने इसको गैर ज़रूरी और भारत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया और भारत में मौजूद कैनेडियन सफ़ीर को बुलाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मगर कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म फिर भी अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। लेकिन खुद भारत में हुकूमत और मीडिया इस एहतजाज को हुकूमत मुखालिफ खालिस्तान तहरीक से जोड़ रही है और उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ उसका दायरा वसी हो रहा है, जबकि अपोजिशन जमातें भी किसानों के साथ हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में शरीक हो गई हैं। यह एहतजाज हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है। मोदी हुकूमत जो पहले ही कोरोना वायरस की मिसहैंडलिंग की वजह से दबाव में है, लगातार 2 सहमाइयों में मनफी मुआशी तरक्की की वजह से भारतीय मईशत के रिसेशन में जाने की वजह से तनकीद की जद में है, अब वो मजीद दबाव में आ गई है। और दूसरी जानिब भारत में जारी अंदरूनी बदअमनी से एक और खदशा जन्म ले रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ज़राए के हवाले से रिपोर्ट कर रहा है कि भारतीय हुकूमत इस मुल्क गिर एहतजाज और दीगर अंदरूनी और बैरूनी मुहाज़ों पर अवामी दबाव का शिकार है, जिससे तवज्जो हटाने के लिए वो आने वाले दिनों में बॉर्डर पर कशीदगी की सूरत हाल पैदा कर सकती है। ज़राए के हवाले से यह कहा जा रहा है कि भारत अक़लियतों के साथ नारवा सलूक, किसानों के एहतजाज, मकबूजा कश्मीर में बढ़ते मजालिम और आलमी मीडिया और इदारों की तनकीद से तवज्जो हटाने के लिए एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिश कर रहा है। इसलिए मुसल्लह अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया गया है। ज़राए के हवाले से बताया जा रहा है कि भारत पुलवामा ड्रामे की तर्ज पर कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री पर किसी एक्शन की तैयारी कर रहा है। भारत बॉर्डर एक्शन या सर्जिकल स्ट्राइक का सहारा ले सकता है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर नैब की गिरफ्तारी के तरीक़ाकार पर सवाल उठा दिया है। अदालती रिमार्क सामने आए कि नैब वजाहत करे कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी में तफरीक क्यों की जाती है। कुछ जगहों पर नैब के पर जलते हैं। जेल अकाउंट्स केस में समाअत की दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान डॉक्टर डिंशा के वकील रशीद रिजवी ने दलाइल दिए कि मेरा मौक्किल 20 माह से जेल में है, सिर्फ मेरे मौक्किल को पकड़ा गया, बाकी मुल्जिमान आज़ाद है। मेरे मौक्किल ने कानूनी तरीके से प्लॉट खरीदा, उस वक्त एहतसाब का जमाना था। जिस पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर ने रिमार्क दिए कि आज भी एहतसाब का मौसम है। मुल्जिम के वकील ने मजीद दलाइल देते हुए कहा कि 86 गवाह हैं कि केस ऐसे चलता रहा तो 3 साल मजीद जेल में लग जाएंगे। जिससे मज़ाहिर अली अकबर ने सवाल उठाया कि एक ही रेफरेंस में कुछ मुल्जिमान को पकड़ने और कुछ को ना पकड़ने की क्या मंतक है। 25 मुल्जिमान में से सिर्फ 4 को क्यों पकड़ा गया, बाकी मुल्जिमान का क्या बना। जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि जो मरकजी मुल्जिमान हैं सिर्फ उनको पकड़ा गया है, जिनको गिरफ्तार नहीं किया गया उन्होंने शायद प्ली बार्गेन की दरख्वास्त दी हुई है। तफसीली रिपोर्ट में तमाम हकाइक बयान कर देंगे। जैसे मज़ाहिर अली अकबर ने रिमार्क दिए कि डॉक्टर डिंशा 20 माह से जेल में है, अभी तक चार्ज भी फ्रेम नहीं हुआ। जैसे सजाद अली शाह ने रिमार्क दिए कि नैब आंख और कान बंद कर ले तो कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ जगहों पर नैब के पर जलते हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि चेयरमैन नैब किस अथॉरिटी से मुल्जिमान की गिरफ्तारी से मुतालिक फैसला करते हैं। हम नैब तहकीकात की शफाफियत पर बात कर रहे हैं। हमें तशवीश है कि नैब कुछ मुल्जिमान को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा। अदालती सवालात के जवाब में नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए कि मुल्जिम की अदम गिरफ्तारी में सबसे बड़ी वजह प्ली बार्गेन है। प्ली बार्गेन की दरख्वास्तों की वजह से नैब के हाथ बंधे हुए हैं। जैसे मज़ाहिर अली अकबर ने नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा कि ये बताएं कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी का तरीका कार क्या है। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि नैब मेरिट पर गिरफ्तारी करता है, अब नैब का तरीका कार बदल चुका है। अदालत ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के तरीका कार से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत पीठ तक मुलतवी कर दी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। हुकूमत खबरदार कर रही है कि अगर कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल ना किया तो मजीद पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। असद उमर ने कहा है कि 2 माह में कोरोना के मस्बत केसेस और अमवात में 4 गुना इजाफा हुआ है। अगर एहतियाती तदाबीर पर अमल ना किया गया तो 1 हफ्ते बाद मजीद पाबंदियां लगाना पड़ सकती हैं। कोरोना से होने वाली अमवात और मस्बत केसेस में तेजी से इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2963 नए केसेस रिपोर्ट हुए, 7.78% की शरह रही, जबकि एक दिन में 60 मजीद अफराद की मौत हो चुकी है। एहतियात कीजिए ताकि मजीद पाबंदियां ना लगें और आप महफूज रहें। याद लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।